हेलो गाइज, अगर आप भी इन दोनों क्वेश्चन से परेशान है कि आपको एक एसी खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, या फिर इन दोनों में अंतर ही क्या होता है, एक इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन से परेशान है तो इस वीडियो में इन दोनों ही क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि एक इन्वर्टर और एक नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साथ में आप ये भी कंफर्म कर पाएंगे अपने लिए कि जो भी एसी आप खरीदने वाले हैं वो कौन सा होगा, इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के लिए, इस कंटेंट के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम 10 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिनसे हम ये जान पाएंगे कि इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या अंतर होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, जो है कूलिंग करने का तरीका। तो एक इन्वर्टर एसी जो कूलिंग करता है वो करता है स्लो बट कंटिन्यूअसली, और एक नॉन इन्वर्टर एसी जो कूलिंग करता है वो करता है इंस्टेंट। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए अगर आपने अपने कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री किया हुआ है तो एक इन्वर्टर एसी जो है अपनी फुल कैपेसिटी पर स्टार्ट होगा और आपके कमरे के टेम्परेचर को 24 तक लेकर जाएगा। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री पर होता है उसके बाद वो अपनी एनर्जी को, अपनी एफिशिएंसी को कम कर देता है और 24 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वो स्लो होता है, बस कभी बंद नहीं होता है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी 24 डिग्री तक लेकर जाएगा, फुल कैपेसिटी पर चलेगा स्टार्ट में और 24 तक लेकर जाएगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। 24 पर बंद हो जाने के बाद वो थोड़ी देर बाद जैसे कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, तो वापस से ऑन होगा और फिर 24 डिग्री पर करने के बाद फिर वापस से बंद हो जाएगा। तो इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी में यही अंतर होता है कि इन्वर्टर एसी कभी भी बंद नहीं होता है, वो अपनी एनर्जी को, अपनी एफिशिएंसी को कम करता रहता है, और एक नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो बंद और चालू, बंद चालू इस तरीके से होता रहता है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं वेरिएशन की। तो एक इन्वर्टर एसी में कई सारे वेरिएशन आते हैं, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1। कई बार तो 7-in-1, 8-in-1 भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में आपको इस तरीके के वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी एक नॉन इन्वर्टर एसी ही होता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में आता है इनका नेम। एक इन्वर्टर एसी को बोला जाता है कन्वर्टेबल एसी, क्योंकि आप इसकी एनर्जी को, इसकी स्पीड को, इसकी एफिशिएंसी को भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक इन्वर्टर एसी को कन्वर्टेबल एसी भी बोला जाता है और एक नॉन इन्वर्टर एसी को आप नॉन कन्वर्टेबल एसी भी बोलते हैं। चौथे पॉइंट में आता है नॉइस। तो एक इन्वर्टर एसी की जो आवाज़ होती है वो नॉन कन्वर्टेबल एसी या नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले कम होती है। तो अगर आपको आवाज़ के हिसाब से अगर कोई एसी खरीदना है तो अगर कम आवाज़ का एसी अगर आपको खरीदना है तो आप इन्वर्टर एसी के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉन कन्वर्टेबल एसी ही खरीदना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं हम कॉस्ट की। तो एक इन्वर्टर एसी महंगे होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी से, क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा पीसीबी वगैरह होती है, नई नई टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पर जो महंगे, अगर आपको एक बजट फ्रेंडली कोई एसी खरीदना है तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपकी बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर इन्वर्टर एसी भी खरीद सकते हैं। तो अगर एक इन्वर्टर एसी की बात करें तो एक इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले 7 से 8,000, 9,000, 10,000 रुपये तक महंगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक इन्वर्टर एसी एक्सपेंसिव होते हैं और नॉन इन्वर्टर एसी आपके बजट फ्रेंडली होते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट में सर्विस चार्ज की, तो यहाँ पर इन्वर्टर एसी की सर्विस चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। कभी आपको जरूरत पड़ती है सर्विस करवाने की, चाहे आप नॉर्मल टेक्नीशियन से या लोकल टेक्नीशियन से करवाएं या फिर कंपनी से बुलवा कर करवाएं, तो जो इन्वर्टर एसी की जो सर्विस चार्जेस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि कितना इजी हो जाता है जब हमको सर्विस करवानी हो और एक हमको प्रोफेशनल एक टेक्नीशियन फाइंड करना हो एक लोकल मार्केट में। तो लोकल मार्केट में एक टेक्नीशियन को फाइंड करना, प्रोफेशनल टेक्नीशियन को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है जब हमको एक इन्वर्टर एसी की सर्विस करवानी हो। वहीं अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी की सर्विस करवानी है तो आप लोकल मार्केट के टेक्नीशियन से भी इजीली अपनी एसी की सर्विस जो है करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डर बना रहता है कि मेरा इतना एसी महंगा है और यहाँ पर एक नए नए इक्विपमेंट्स, नई नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है एक इन्वर्टर एसी में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो लोकल टेक्नीशियन है इस एसी को खराब कर दे। तो यहाँ पर आपको कंपनी से ही, जो आपकी कंपनी के कॉल सेंटर होते हैं उनसे कॉल करके एक टेक्नीशियन को ही मंगवाना पड़ता है, बुलवाना पड़ता है। और एक नॉन इन्वर्टर एसी के केस में आप लोकल वेंडर से या लोकल दुकानदार से भी बात करके या किसी टेक्नीशियन को बुला करके भी यहाँ पर जो है सर्विस करवा सकते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो सर्विस चार्जेस होते हैं, सर्विस कॉस्ट होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। एक तो एसी महंगे, ऊपर से इनकी सर्विस चार्जेस भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुक, कि आखिर क्या इन दोनों एसी को बाहर से देख करके पहचाना जा सकता है कि इन्वर्टर एसी है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी है। तो आंसर इसका ये है कि आप बाहर से देख करके नहीं पहचान सकते किसी भी एसी को कि वो इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी है। दोनों ही बिल्कुल सेम टाइप के दिखते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो एक इन्वर्टर एसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम होते हैं एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन्वर्टर एसी की जो फ्रिक्वेंसी वो अलग तरीके से काम करती है जबकि कमरे को ठंडा करना हो, और एक नॉन इन्वर्टर एसी अलग तरीके से काम करता है, वो ऑन ऑफ के पॉइंट्स पर काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इन्वर्टर एसी के काफ़ी कम होते हैं एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले।
बात करें अगर प्राइसेज की, तो यहाँ पर जो एक इन्वर्टर एसी की प्राइसेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना है तो आपको 25,000 से लेकर के 32-33 या 35,000 तक के लास्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी जो स्टार्ट ही 32-33,000 से होते हैं, तो वो 32-33,000 से होते हुए आपको 45-50,000 तक देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली अगर आपको एक एसी खरीदना है तो आप यहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी खरीद सकते हैं। लेकिन आपके बजट को कोई टेंशन नहीं है, किसी भी एसी को आप खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ पर इन्वर्टर एसी भी खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे मेजर 10 पॉइंट आपको कवर कर दिए जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि इन 10 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एक कौन सा एसी खरीदना चाहिए। एक इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी को खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम उन 8 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इन 8 पॉइंट के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी एसी को खरीदने से पहले आपका क्लाइमेट यानी कि वेदर, आपके एरिया का वेदर कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मई जून जुलाई के मंथ के बीच में आपका जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री 43 डिग्री और कई कई जगह तो आपको यहाँ पर 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। तो 45 डिग्री यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहता है अगर आपको मई जून जुलाई के मंथ्स में देखें। तो इस केस में आपको यहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर एसी आपके कमरे को कूल करेगा, वो अपनी 100% कैपेसिटी पर ही चलेगा, वो उस कैपेसिटी को कम ही नहीं कर पाएगा। उसके कमरे को जो है आपको ठंडा करने के लिए जैसे उसकी 80 या 60% की फ्रिक्वेंसी पे चलेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको उसके कमरे को कूल करने के लिए आपको उसको 100% कैपेसिटी पर ही चलाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना पड़ेगा। इन्वर्टर एसी लेने से फायदा कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा रूम या फिर बिल्डिंग साइज। जिस भी कमरे में आप जिस भी एरिया में आप एसी लगाने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले आपको रूम का साइज देखना पड़ेगा कि आपका रूम साइज क्या है। रूम साइज अगर छोटा है तो आप वहाँ पर इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं। अगर आप किसी कमरे में, किसी शोरूम में, अगर कोई कोचिंग सेंटर है वहाँ पर आपको, कोई दुकान पर आपको एसी लगाना है तो वहाँ पर आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना पड़ेगा। या फिर कोई आप बड़े हॉल में अगर कोई एसी लगा रहे हैं तो उस केस में भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी में के केस में आपको जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, वो फुल फेस पर चलता है। पर इन्वर्टर एसी के केस में अगर आपको उसकी फ्रिक्वेंसी को, एनर्जी को कम करना है तो वहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। मान के चलते अगर आप एक दुकान पर लगा लेते हैं एसी या फिर शोरूम पर लगा लेते हैं, वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में लगा लेते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस केस में वो हमेशा फुल फ्रिक्वेंसी में काम करेगा, वहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई नहीं हो पाएगी, इसलिए कोई एनर्जी वहाँ पर बचेगी नहीं। तो अगर आपको वहाँ पर रूम साइज या फिर आपका जो कमरे का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में भी वहाँ पर फुल फ्रिक्वेंसी के साथ काम करने वाला है, तो वो एनर्जी उसकी ना कम होगी और ना ही उसका बिल कम आएगा। तो अगर आपका रूम साइज छोटा है तो उस केस में आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे रूम टाइप यानी कि रूम कंडीशंस की। मान के चलते आपके कमरे में काफ़ी सारी खिड़कियाँ, काफ़ी सारे जंगले हैं, 2 से 3 गेट हैं, तो उस केस में आपको कोई फायदा नहीं है एक इन्वर्टर एसी लेने का। इस केस में आपको जो कूलिंग है, एक इन्वर्टर एसी की कूलिंग है वो हमेशा हमेशा फुल एनर्जी पर चलेगा, फुल एफिशिएंसी पर चलेगा, तो बिजली के बिल जो है कम होने के चांसेस ही नहीं है। तो उस केस में आपको लेना चाहिए नॉन इन्वर्टर एसी। लेकिन आपके कमरे में अगर आपके खिड़कियाँ दरवाजे बहुत कम है, एक ही दरवाजा है, कुछ ही खिड़कियाँ हैं, 1 से 2 खिड़कियाँ हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर नॉर्मल जो है इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर वर्क करता है, जैसे कि आपका सनलाइट। अगर आपके कमरे में या 1 से 2 दीवारों पर भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, इसकी छत पर जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, उस केस में आपके कमरे में जो हमेशा हीटिंग रहती है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर इन्वर्टर एसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में मई से जून जुलाई मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं कि आपके कमरे की आज की दीवार जितनी गर्म होती हैं वो नेक्स्ट डे तक भी गर्म रहती हैं। अगर आप मॉर्निंग में भी जगेंगे, अगर दीवारों पर हाथ भी लगाएंगे तो वो दीवारें भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। तो इस केस में अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है आपके कमरे की 1 से 2 दीवारों पर, तो उसकी छत पर सनलाइट पड़ रही है, तो इन्वर्टर एसी लेने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यहाँ पर 2 तरीके से काम करेगा। पहला तो ये कि आपके एरिया में गर्मियाँ कितने टाइम तक पड़ती हैं, दूसरा ये कि आप एक एसी को कितने टाइम तक चलाते हैं। तो आपके एरिया में 4 से 5 महीने के लिए अगर गर्मी पड़ती है तो उस केस में एक इन्वर्टर एसी लेने का क्या फ़ायदा। आप वहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं, या फिर आप एसी को जहाँ पर लगा रहे हैं वहाँ पर आप सिर्फ उससे 5 से 6 घंटे के लिए चलाने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि सिर्फ हम रात में चला लेंगे, दिन में हमारा कूलर पंखे से काम चल जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ रात में ही चलाना है या फिर 5 से 6 घंटे के लिए आपको दिन में अगर एसी चलाना है तो उस केस में भी एक आपको इन्वर्टर एसी लेने से कोई फायदा नहीं है। तो इन्वर्टर एसी आपको तभी लेने से फायदा जब आप उसको फ्रिक्वेंट बहुत लंबे समय के लिए चला रहे हैं। अगर आप उसको 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे या 15-15 घंटे चला रहे हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए चला रहे हैं, तो उस केस में आपको बिजली के बिल कम करने हैं, तो उसमें वहाँ पर चांसेज होते हैं कि आपको वहाँ पर इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट अगर ये है कि अगर 12 से 13 घंटे चला रहे हैं, 15 घंटे चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा एरिया में आप उसको लगाने का सोच रहे हैं 15 से 16 घंटे के लिए, तो भी वहाँ पर इन्वर्टर एसी लगाने से कोई फायदा नहीं है। बात करें अगर बजट
की, तो यहाँ पर अगर आपका बजट कम है, अगर आपको 25-30 हज़ार या 30-35 हज़ार के आसपास का कोई एसी देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना पड़ेगा। इन्वर्टर एसी की जो प्राइसेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आपको बजट फ्रेंडली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस केस में अगर आपका बजट कम है तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉइस, यानी कि अगर आपको एक ऐसा एसी खरीदना है जिसमें आवाज़ बहुत ही कम हो या फिर ना हो, तो इस केस में आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। जैसे कि हम कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या फिर रेडियो जॉकी वाले, इस टाइप के जो लोग होते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पर उनको आवाज़ से ही क्लियर करना होता है कि हमें हमारी जो आवाज़ है वो बेटर हो, बैकग्राउंड की जो नॉइस है वो नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसके लिए आपको वहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी जो है काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपको इन्वर्टर एसी लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी की जो साउंड है वो कम होती है नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। तो जहाँ पर आपको नॉइस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो उस केस में आपको वहाँ पर इन्वर्टर एसी लेना पड़ेगा। अगर आपको नॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नॉइस कितना भी है हमें को क्या फर्क पड़ता है, तो उस केस में आपको नॉन इन्वर्टर एसी जो है ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर फ्लक्चुएशन। अगर आपके ऐसे एरिया में रहते हैं, आप जैसे रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में रहते हैं जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, तो अगर इस तरीके से चलता रहता है तो उस केस में आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी का वहाँ पे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप इतने सारे पॉइंट सुनकर के कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर, तो मैं आपको एक समरी के रूप में समझा देता हूँ कि आपको आखिरकार एक इन्वर्टर एसी कब लेना है। तो एक इन्वर्टर एसी बिजली के बिल कब कम करता है? एक इन्वर्टर एसी बिजली के बिल जब कम करेगा जब वो 100% फ्रिक्वेंसी, जब भी आप जैसे 24 डिग्री पर आपने कमरे का टेम्परेचर सेट कर दिया और उसने वो 24 डिग्री कर दिया, अब उसके कमरे का 24 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद वो अपनी एनर्जी को कम करे। जब एनर्जी कम होगी एसी की तभी आपका बिजली का बिल बचेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात वही आती है कि अगर आपके कमरे का साइज़ छोटा है तो 24 डिग्री का आपका टेम्परेचर हो गया, तो अब वो अपनी एनर्जी को कम कर देगा और आपके वहाँ पर बिजली का बिल कम होने लगेगा। अगर आपने वहाँ पर 12 से 13 घंटे चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका बिजली के बिल कम होंगे। लेकिन अब वहीं आप एक बहुत बड़े कमरे में, बहुत बड़े हॉल में लगा देते हैं या फिर दुकान पर लगाते हैं या फिर ऐसे शोरूम में लगाते हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो 24 डिग्री के टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करेगा? होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 24 डिग्री टेम्परेचर हुआ, फिर वहाँ पर लोग आए जाए, या फिर वो बहुत बड़ा कमरा है तो उस कमरे को भी उसको 24 डिग्री पर पहुँचने के लिए उसको काफ़ी देर तक चलना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे जब चलेगा तब जाके वो 24 डिग्री होगा। तो इसलिए बहुत सिंपल है कि आपका कमरा अगर छोटा है, सील पैक है, वहाँ पर लोग कम आ रहे हैं, कम लोग कम जा रहे हैं, इसके अलावा भी वहाँ पर आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए चला रहे हैं, अगर आपका कमरा चलो सील पैक है, आपको वहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं, एक छोटा कमरा है, बढ़िया है, लेकिन आप सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए एसी चला रहे हैं या फिर 5 से 6 घंटे के लिए एसी चला रहे हैं, तो कितने बिजली के बिल बचा लिए आप? 8 से 9 हज़ार रुपये अपने एक्स्ट्रा खर्च किए और सिर्फ आप चला रहे हैं उसको 4 से 5 घंटे, तो क्या फ़ायदा? तो अगर आपको बिजली का बिल बचाना तो बिजली का बिल जब भी बचेगा जब आप उसको बहुत लंबे समय के लिए चलाएंगे किसी छोटे एरिया में, एक सील पैक एरिया में। तो इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लें कि अगर आप एक छोटे सील पैक एरिया में बहुत लंबे समय के लिए एक एसी चला रहे हैं तो आप वहाँ पर एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। उसमें भी पावर फ्लक्चुएशन आपके एरिया में नहीं होनी चाहिए और वेदर कंडीशन जो है आपकी वहाँ पर भी 40-42 डिग्री के आसपास ही होनी चाहिए। अगर 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी आप उसको लंबे समय तक भी चलाएंगे तो एक सील पैक में भी तो क्या फ़ायदा? वहाँ पर भी उसके कमरे के जो टेम्परेचर, क्योंकि क्लाइमेट का वेदर इतना है कि वो कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं होने देगा। तो आपको आई होप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे कि आपको एक इन्वर्टर एसी कब लेना है और कब नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या क्या अंतर होते हैं, एक इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी किस तरीके से वर्क करता है और आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो मेरे रिकमेंडेड बेस्ट एसीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है कि इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा खरीदना चाहिए या इसके अलावा भी आप कुछ आपकी और क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा एंड साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, इस तरीके की 100+ वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। मैं वहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की जैसी 100+ ई-कॉमर्स वेबसाइट के लूट ऑफर्स, बग ऑफर्स, उनके कूपन्स, डिस्काउंटेड डील्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो आप चाहे मुझे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे पर्सनल चैट करके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।